क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं अर्थात सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इस पाठ के वीडियो में आज हम प्रयोगशाला में प्रयुक्त विभिन्न मात्रक राशियां जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व एवं ताप के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाने वाली आधार भौतिक राशियों में प्रथम राशि है द्रव्यमान अर्थात मास। द्रव्यमान को विस्तृत रूप से जानने से पूर्व इसकी परिभाषा है उसको जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार से किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को, किसी पदार्थ है उसमें उपस्थित जो द्रव्य है उसकी मात्रा को उस वस्तु है उसका द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु या पदार्थ जितने सहती कणों से मिलकर बना होता है वह उसका द्रव्यमान होता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या एसआई पद्धति में द्रव्यमान है उसका जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है तथा इसका एसआई प्रतीक है वो अंग्रेजी के अंतर है वो केजी होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान है उसका मान अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम है इसका मान है वो अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम के बराबर होता है। प्रयोगशाला के अंदर जो प्रयुक्त किए जाने वाले जो लवण है या जो यौगिक है वो कम मात्रा में लिए जाते हैं, अतः प्रयोगशाला के अंदर द्रव्यमान का छोटा मात्रक है वो ग्राम प्रयुक्त किया जाता है जिसे है वो जी से दर्शाया जाता है। और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अभी हमने जाना कि एसआई पद्धति है, उस एसआई पद्धति के अंदर है वो द्रव्यमान है उसका जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान है इसका मान अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम के बराबर होता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम है वो फ्रांस के सेब्रसस में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर के द्रव्यमान के बराबर होता है। कौन सी मिश्र धातु? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु है, इससे बने हुए सिलेंडर के द्रव्यमान के बराबर जो द्रव्यमान है वो अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम के बराबर होता है। द्रव्यमान के संदर्भ मानक हेतु प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने हुए सिलेंडर का ही चयन किया गया। तो इस सिलेंडर को चयन करने यानी इन मिश्र धातु से बने सिलेंडर है उसके चयन करने के जो प्रमुख कारण है उन कारणों को देखें तो पहला कारण है इन मिश्र धातुओं से बना हुआ जो सिलेंडर है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति अवरोधी होता है। द्रव्यमान के संदर्भ मानक हेतु प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का चयन किया गया। इसके कारणों की कड़ी के अंदर दूसरा प्रमुख कारण है कि अति दीर्घ काल तक इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु है, इससे बने हुए जो सिलेंडर है इसके द्रव्यमान के अंदर कोई लंबे समय तक भी कोई परिवर्तन है वो नहीं होता। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मान शून्य नहीं होता एवं वस्तु के द्रव्यमान का मान हमेशा नियत रहता है। यानी कोई भी वस्तु है उसके द्रव्यमान का मान है वो शून्य नहीं होता है और न ही वस्तु है उसके द्रव्यमान के अंदर कोई चेंज होता है। इस कथन को है वो इस प्रकार से है वो समझते हैं। मेरे पास में ये एक बुक है, ये एक चश्मा है और ये एक एप्पल अर्थात सेब। इनको तोला जाए या मापा जाए तो हमें इनका एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त होता है। माना कि अपन ने इनको तोला तो अपने को है वो पुस्तक है 150 ग्राम प्राप्त हुई और ये जो चश्मा है 20 ग्राम का प्राप्त हुआ। सेब है वो अपने को है वो 100 ग्राम की प्राप्त हुई। यहाँ पे अपन ने देखा कि इन तीनों का अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान है, यानी इन तीनों में से किसी का भी है वो द्रव्यमान है वो शून्य नहीं है। द्रव्यमान है वो शून्य नहीं है। साथ ही यदि इन वस्तुओं को ब्रह्मांड के किसी भी स्थान के ऊपर है वो इनके द्रव्यमान का मापन किया जाए तो वही द्रव्यमान अपने को प्राप्त होता है जो अभी अपन ने है वो इनके द्रव्यमान को नापा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान का मान हमेशा वो नियत रहता है
उसकी लोकेशन चेंज करने पर, स्थान चेंज करने पर द्रव्यमान है उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है। जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला के अंदर विभिन्न लवण है या रसायन है आदि के द्रव्यमान के मापन हेतु है वो वैश्लेषिक तुला है, इसका उपयोग है वो किया जाता है। ये जो दिया गया जो डायग्राम है एक वैश्लेषिक तुला है, और आपने इस प्रकार की तुला है वो अपनी केमिस्ट्री लैब में है वो देखी होगी। एक विशेष प्रकार की तुला है जिसके अंतर्गत है वो अपन 1 मिलीग्राम, कितना, 1 मिलीग्राम से भी कम द्रव्यमान को है वो तोला या मापा जा सकता है। और ये देखिए ये जो वैश्लेषिक तुला है इसकी जो दीवारें हैं, ये दीवारें हैं वो पारदर्शी कांच की बनी हुई होती है, और ये तुला है वो इसके अंतर्गत रखी हुई है। इसके जो दरवाजे हैं इन दरवाजों को खोलने एवं बंद करने की व्यवस्था होती है। जब किसी पदार्थ के द्रव्यमान का मापन किया जाए तब इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि उस वस्तु या उस पदार्थ के द्रव्यमान के मापन में वायु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी जब इस वैश्लेषिक तुला के द्वारा किसी पदार्थ है या द्रव्य है उसके द्रव्यमान का मापन किया जाता है तो मापन करते समय है वो इसके अंतर्गत है वो यहाँ पे है वो द्रव्य को रख दिया जाता है, एक तरफ है वो बाट रख दिए जाते हैं, और फिर इसके गेट है इसको है वो कांच का होता है उसको है वो बंद कर दिया जाता है, जिससे है वो इसके द्रव्यमान के मापन करते समय है वो हवा वगैरह है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्तमान में वैश्लेषिक तुला के स्थान पर है वो इलेक्ट्रिक बैलेंस है उसका भी उपयोग किया जाता है। भार अर्थात वेट। जब हम द्रव्यमान की बात करें तो इससे जुड़ा दूसरा पहलू वेट है उसको जानना अति आवश्यक है। अक्सर हम दोनों को समान है वो मान लेते हैं जबकि ये दोनों है वो एक दूसरे से काफी भिन्नता लिए हुए होते हैं। जैसे कि हम किसी तुला पर तुलते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि मेरा वेट है वो अमुक किलोग्राम है, जबकि यह सही नहीं है क्योंकि हम वहां द्रव्यमान को माप रहे हैं न कि भार को। तो भार है वो क्या है, भार एक प्रकार का बल है जिसके द्वारा पृथ्वी या कोई ग्रह है वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी भार या वेट है वो क्या है, एक प्रकार का है वो बल है जिसके द्वारा पृथ्वी या कोई ग्रह किसी वस्तु है उसको है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वस्तु का भार है वो शून्य हो सकता है, कोई भी वस्तु है उसका जो भार है वो शून्य हो सकता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन से ये बदलता है। भार है जो ये जो जी है जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके मान से है वो परिवर्तित हो सकता है। तो किसी वस्तु है उसका भार है वो शून्य भी हो सकता है। तीसरी विशेषता भार के बारे में, चंद्रमा पर वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर स्थित भार का 1/6 भाग हो जाता है। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु है उसका भार उसकी पृथ्वी पर स्थित भार का 1/6 भाग हो जाता है। कितना भाग हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। द्रव्यमान एवं भार में अंतर। अभी अपन ने द्रव्यमान एवं भार को दोनों को अलग अलग पढ़ लिया है और उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन भी कर लिया है। अब है वो अपन आसानी से द्रव्यमान और भार के अंदर है वो अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि अभी अपन ने जाना है कि भार है वो एक प्रकार का बल है जिसके द्वारा पृथ्वी या कोई ग्रह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का मान शून्य नहीं होता
किसी भी वस्तु है उसके द्रव्यमान का मान है वो शून्य नहीं होता या शून्य नहीं हो सकता, जबकि भार है उसका मान है वो शून्य हो सकता है। वस्तु है उसका जो भार है उसका मान है वो शून्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उस गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होने से भार का मान है वो बदलता है। तीसरा प्रमुख अंतर देखें तो द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान का मान हमेशा नियत रहता है। वस्तु है उसके द्रव्यमान का मान है वो हमेशा नियत रहता है, जबकि भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर स्थित भार का 1/6 भाग हो जाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार है वो उसके पृथ्वी पर स्थित भार का 1/6 भाग हो जाता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न मात्रक राशियों में दूसरी राशि है आयतन। किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किसी भी वस्तु है उसके द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन अर्थात है वो वॉल्यूम कहते हैं। इसको है वो इस प्रकार से समझते हैं, जैसे मेरे पास में ये एक क्या है, बुक है। मेरे पास में ये एक बुक है और यहाँ पे इस बुक है, इसकी लंबाई देखें तो ये लंबाई है वो 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। इस बुक की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है और इस बुक है इसकी ऊंचाई है या इसकी जो मोटाई है वो भी 1 मीटर है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मुझे इस बुक को रखने के लिए 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई वाला स्थान चाहिए, और यही इस वस्तु है उसका आयतन है। यानी ये वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन है। तो यहाँ पे अपन आयतन बराबर क्या हो गया इस वस्तु का, यानी बुक का आयतन क्या हो गया? आयतन बराबर हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो बुक है उसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई है वो 1 मीटर है। तो बुक का आयतन अपने पास में आ गया 1 घन मीटर अर्थात 1 m³। तो ये बुक है उसका अपने पास में है वो आयतन आ गया। यानी इस बुक को रखने के लिए अपने को 1 घन मीटर स्थान है उसकी आवश्यकता होगी, और यही इस बुक है उसका आयतन है। आयतन का मात्रक देखें तो एसआई पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर आयतन का मात्रक है वो m³ अर्थात घन मीटर होता है। घन मीटर होता है। और MKS जो पद्धति है उस MKS पद्धति के अंदर भी m³ यानी घन मीटर होता है। प्रयोगशाला में आयतन को व्यक्त करने के लिए, प्रयोगशाला है उसके अंदर आयतन को व्यक्त करने के लिए घन सेंटीमीटर या घन डेसीमीटर है इस इकाई का उपयोग किया जाता है। द्रवों का आयतन, द्रवों के आयतन को व्यक्त करने के लिए है वो लीटर मात्रक का उपयोग किया जाता है। द्रव है उनके आयतन को व्यक्त करने के लिए है वो लीटर इकाई का उपयोग किया जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो लीटर है वो SI मात्रक नहीं है, यानी अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक पद्धति है उसके द्वारा दिया गया ये मात्रक नहीं है। और हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर। इन डायग्रामों को ध्यान से देखिए, शायद आपने अपने लैब के अंदर है वो ये उपकरण है वो देखे होंगे। ये जितने भी जो उपकरण है वो प्रयोगशाला के अंदर द्रव पदार्थ है उसके आयतन को मापने के लिए है वो प्रयोग किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो उपकरण हैं वो द्रव विलयनों के आयतन को मापने के लिए है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें ये जो पहला
जो उपकरण है इसको असांकित सिलेंडर अर्थात मेजरिंग सिलेंडर कहा जाता है। और ये अलग अलग है वो साइज, ये अलग अलग माप का है वो आपको प्रयोगशाला के अंदर है वो देखने को मिलेगा। ये जो है दूसरी ये जो दूसरा जो उपकरण है वो है ब्यूरेट। और ये अपने अनुमापन जो टाइट्रेशन है उस टाइट्रेशन के अंदर है वो ये प्रयुक्त की जाती है। तीसरा जो प्रयोगशाला के अंदर आयतन को मापने के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है वो पीपेट है। ये पीपेट है। इस पीपेट है वो अलग अलग एमएल की होती है, 5 ml, 10 ml, 20 ml की होती है। और इस यहाँ पे इसके ऊपर है वो निशान होता है। यहाँ इस पीपेट को अगर देखेंगे तो ये जो फूला हुआ जो भाग है इसके ऊपर जैसे 27 डिग्री सेल्सियस वगैरह ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब होता है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप तक है वो इसके अंदर है वो, यदि ये 5 ml की है तो 5 ml द्रव्य भरा जा सकता है, अगर 20 ml की है तो 20 ml भरा जा सकता है। ये जो चौथा जो उपकरण है इसको कहते हैं आयतन मापी फ्लास्क अर्थात वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अपने प्रयोगशाला के अंदर अनुमापन करने के लिए, टाइट्रेशन करने के लिए जो ज्ञात विलयन है उन ज्ञात विलयनों को बनाने के लिए, ज्ञात विलयन है उनका आयतन बनाने के लिए है वो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो प्रयुक्त किया जाता है। और ये इस प्रकार का होता है और इसके अंदर जैसे ये यहाँ तक निशान है और मान लो इसको 5 लीटर का माने तो ये 5 लीटर है, इसका मतलब यहाँ तक वो इसके अंदर 5 लीटर है वो द्रव्य है वो लिया जा सकता है। ये जो पांचवा जो है ये अपना है कोनिकल फ्लास्क। देखिए इसके ऊपर है वो आपको है वो अलग अलग है वो माप लिखा हुआ, 400 है, 600 है, 800 है, 1000 है। इसका मतलब ये 1000 ml तक इसके अंदर है वो मापा जा सकता है। ये अलग अलग साइज के होते हैं, 150 है, 200 ml के हैं। प्रयोगशाला में आपको छोटे बड़े वो देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम है वो बीकर का है, कांच या प्लास्टिक का हो सकता है। और ये भी है वो अलग अलग माप के होते हैं और इसके द्वारा भी है वो प्रयोगशाला के अंदर है वो द्रव्य विलयनों के आयतन है उसको है वो मापा जा सकता है। तीसरी जो मात्रक राशि है वो है घनत्व अथवा डेंसिटी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान अर्थात एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का है वो घनत्व अर्थात डेंसिटी कहते हैं। अर्थात घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बटा है वो आयतन। घनत्व है इसको अंग्रेजी के अंदर है वो डी से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान है इसको एम से दर्शाया जाता है, आयतन है इसको वी से दर्शाया जाता है। तो अपने पास में घनत्व का फॉर्मूला हो गया डी बराबर एम बटा वी। घनत्व का एसआई मात्रक का वो देखें तो वो इस प्रकार से है। द्रव्यमान है उसका एसआई मात्रक का वो किलोग्राम है, आयतन है उसका एसआई मात्रक है वो घन मीटर है। तो अपने पास में ये आ जाएगा किलोग्राम अपॉन घन मीटर या किलोग्राम प्रति घन मीटर। प्रयोगशाला है इसके अंदर है वो घनत्व को व्यक्त करने के लिए ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इकाई का उपयोग किया जाता है। यानी अगर सीजीएस पद्धति है उस सीजीएस पद्धति के अंदर है वो आयतन है इसको है वो सेंटीमीटर के अंदर ले और द्रव्यमान है इसको है वो ग्राम के अंदर ले तो अपने पास में है वो प्रयोगशाला के अंदर जो मात्रक है वो आ जाएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घनत्व को है वो इस प्रकार से है वो समझते हैं। ये एक लोहे का टुकड़ा है और ये रुई है। दोनों का द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। यहाँ देखिए लोहे का जो टुकड़ा है उसको रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता हुई है, अर्थात लोहे का जो टुकड़ा है उसका आयतन कम है। जबकि यहाँ पे जो रुई है उस रुई को रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता हुई है। तो यदि मान लें कि लोहे के जो टुकड़ा है उसका जो आयतन है वो 1
एम क्यूब है, 1 एम क्यूब है यानी 1 घन मीटर है। और जो रुई है उसका जो आयतन है वो मान ले कि 2 घन मीटर है। तो दोनों का घनत्व देख लेते हैं। लोहे का घनत्व बराबर हो गया डी बराबर एम बटा वी, क्योंकि अपन जानते हैं कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो लोहे का घनत्व, लोहे का द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, आयतन है वो 1 एम क्यूब है। तो यहाँ से अपने पास में लोहे का घनत्व आ जाएगा 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसी प्रकार से अगर रुई का घनत्व देखें तो घनत्व बराबर होता है डी बराबर है वो एम बटा वी। रुई है इसका द्रव्यमान भी 1 है किलोग्राम है। और अभी अपन ने देखा कि रुई है उसका आयतन है वो 2 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे इसके अंदर भाग देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.50 किलोग्राम प्रति घन मीटर। और अभी अपन ने देखा था लोहे का जो टुकड़ा है उसका जो घनत्व आया था वो 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर। यानी यहाँ पे देखें तो लोहे का जो टुकड़ा है उसके प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान अधिक है, जबकि जो रुई है उसके प्रति एकांक आयतन है उसका है वो द्रव्यमान है वो कम है। तो यही घनत्व है। प्रयोगशाला में प्रयोग की जाने वाली आधार भौतिक राशियों की कड़ी में अगली कड़ी है वो ताप है, अर्थात टेम्परेचर। किसी भी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन की इकाई को ताप कहते हैं। ताप है वो एक प्रकार की भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उनके मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ताप है वो एक प्रकार की भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उनके मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा है उसको निर्धारित करती है। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु है उसके ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उसको तापमापी अर्थात वो थर्मामीटर कहते हैं। ताप को मापने हेतु जो प्रयुक्त किए जाने वाले जो थर्मामीटर है उन थर्मामीटरों के अंदर है वो 3 प्रकार के है वो पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है सेल्सियस पैमाना, दूसरा है फारेनहाइट पैमाना और तीसरा है वो केल्विन पैमाना। इनके बारे में है वो अपन एक एक करके है वो विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ताप मापने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले पैमानों की कड़ी के अंदर पहला पैमाना है वो सेल्सियस पैमाना। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सेल्सियस। क्या नाम था? सेल्सियस। उन्होंने इस पैमाने को है वो विकसित किया था और इस पैमाने के अंदर है वो पैमाना है, इस पैमाने को 0 से ले तक 100 तक के बराबर भागों के अंदर है वो बांटा गया था। इस पैमाने को 0 से लेकर है वो 100 तक के बराबर भागों के अंदर बांटा गया था। इस पैमाने को डिग्री सेल्सियस पैमाना भी कहा जाता है। यहाँ पे जो 0 डिग्री है सेल्सियस है वो 0 डिग्री सेल्सियस है वो पानी है उसका हिमांक कहते हैं। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो पानी का क्वथनांक है। यानी जो सेल्सियस पैमाना है उसके अंदर जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो पानी का हिमांक है और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो पानी का क्वथनांक होता है। ताप मापने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले पैमानों की कड़ी के अंदर दूसरा पैमाना है वो फारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने को जर्मनी के वैज्ञानिक है वो फारेनहाइट ने विकसित किया था। इस पैमाने को 180 बराबर भागों के अंदर बांटा गया था, यानी 32 से लेकर 212 तक है वो 180 बराबर भागों के अंदर बांटा गया था। इस पैमाने का जो न्यूनतम जो बिंदु है वो 32 डिग्री फारेनहाइट है वो पानी का है वो हिमांक होता है और 212 डिग्री फारेनहाइट है वो पानी है उसका क्वथनांक होता है। फारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाने के अंदर संबंध की बात करें तो फारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाने के अंदर ये संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि फारेनहाइट पैमाना बराबर होता है 9/5 इंटू है वो डिग्री सेल्सियस प्लस है वो 32।
इस पैमाने की सहायता से अपन है वो सेल्सियस पैमाना है, उस सेल्सियस पैमाना यानी डिग्री सेल्सियस है, उसको है वो फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर है वो बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर है वो बदलिए। तो अपने पास में फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू है वो डिग्री सेल्सियस प्लस है वो 32। तो यहाँ 9 की जगह 9 अपॉन 5 की जगह 5 और डिग्री सेल्सियस की जगह अपने को दिया हुआ 40, तो 40 रख देते हैं और प्लस 32 का 32। तो ये 40 है वो 5 से है वो 8 बार है वो कट जाएंगे। कितने बार कट जाएंगे? 8 बार कट जाएंगे। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 9 अंठा 72 हो गया, और 72 के अंदर है वो 32 जोड़ेंगे तो अपने पास में है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ताप नापने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तीसरे प्रकार का पैमाना है वो केल्विन पैमाना। यह ऊष्मागतिकी पैमाना है और इस पैमाने के अंदर जो पानी है उसका जो हिमांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है, और पानी है उसका जो क्वथनांक होता है वो 373.15 केल्विन होता है। इस पैमाने के प्रति इकाई जो भाग है उसको केल्विन कहते हैं, अर्थात केल्विन एक ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है। और ये जो केल्विन है वो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है। केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाने के अंदर संबंध की बात करें तो वो संबंध इस प्रकार से होता है, के बराबर होता है डिग्री सेल्सियस ताप क्रम प्लस 273.15। इसको इस प्रकार से हम अपन समझते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन तापक्रम के अंदर बदलिए। तो अपने पास में ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वो मान रख दें। डिग्री सेल्सियस ताप की जगह वो 32 रख देते हैं, 273.15 है, इसकी जगह 273.15 रख देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो अपने पास में केल्विन तापक्रम आ जाएगा 295.15 केल्विन। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप वो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व एवं तापक्रम को वो आसानी से समझ गए होंगे। यदि हाँ तो चैनल रामया जाकर को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, और अगले पार्ट की वीडियो को देखने तक इस प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लीजिए और है वो इनको है वो अपने अभ्यास पुस्तिका या रफ कॉपी के अंदर हल करने का प्रयास कीजिए। इन प्रश्नों का भी है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको हल कीजिए।